हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी जी के ट्रिकी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आधारित है पर्यावरण पर। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण पर आधारित टॉपिक को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर। दोस्तों, पर्यावरण में आवास की परिभाषा होती है किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने के स्थान को आवास कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ते रहने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और यह ह्रास दोस्तों 10% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर? 10%। अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर जाने पे ऊर्जा स्तर का केवल 10% भाग ही एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में स्थानांतरित होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, स्वपोषित पौधे या स्वपोषित क्या कहलाते हैं। स्वपोषित की परिभाषा होगी प्रकाश संश्लेषण में तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठन स्वपोषित कहलाते हैं। तथा दोस्तों, प्राकृतिक परितंत्र पूछा जाए तो वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। प्राकृतिक परितंत्र से तात्पर्य दोस्तों वो होता है जिसे नेचर अर्थात प्रकृति ने स्वयं बनाया है, जिसके बनाने में मानव का कोई योगदान न हो, वे सभी परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। तथा दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें, कृत्रिम परितंत्र वह परितंत्र जिसका निर्माण में मानव का योगदान होता है, वे सभी मानव निर्मित या कृत्रिम परितंत्र कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए देख लीजिए धान के खेत। तथा दोस्तों, समुद्री जल का सर्वाधिक व्याप्त लवण होता है सोडियम क्लोराइड। आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात बताएंगे आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। दोस्तों, पारिस्थितिक परितंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक परितंत्र, जी हाँ दोस्तों, एक है प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम। जैसा मैंने पहले बताया, प्राकृतिक परितंत्र में वे सभी परितंत्र होंगे जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, तथा कृत्रिम परितंत्र में वे सभी होंगे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। वे सभी परितंत्र कृत्रिम परितंत्र कहलाते हैं। दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक परितंत्र की। प्राकृतिक परितंत्र को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक है स्थलीय पारिस्थितिक परितंत्र, एक होता है जलीय। दोस्तों, चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिक परितंत्र की। दोस्तों, जलीय परितंत्र को में दो भागों में बांटा गया है फिर, जिसमें से पहला होता है अलवणीय जल और दूसरा होता है लवणीय जल। अलवणीय जल में होता है तालाब, झील, झरना, अर्थात जिसमें लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ही कम या न के बराबर हो। तथा लवणीय जल में वे सभी होते हैं जिनमें लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो। इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे लवण झील, ज्वारनदमुख और समुद्र। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं स्थलीय पारिस्थितिक परितंत्र के बारे में। स्थलीय में हो जाते हैं जैसे वन में आ जाएंगे जैसे आपके जंगल वगैरह जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा आ जाएगा घास स्थल और तीसरा आ जाएगा मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, स्थलीय को भाग बांटा गया है, पहला वन में जैसे जंगल पेड़ पौधे, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है मरुस्थल। तथा जलीय में दोस्तों बांटा गया अलवणीय जल में और लवणीय जल में। अब दोस्तों, अब हम आगे आपसे बात करेंगे कृत्रिम अर्थात मानवीकृत पारितंत्र के बारे में। कृत्रिम या मानवीकृत पारितंत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया खेत खलिहान, दूसरा हो गया जल जीवशाला, तीसरा हो गया अंतरिक्षयान। आगे दोस्तों देखते हैं समुद्री जल। समुद्री जल की कुछ हम विशेषताओं के बारे में दोस्तों यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे हो जाएगा समुद्र की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? पहला बताया जाएगा पृथ्वी के जल मंडल का विशालतम पारिस्थितिक परितंत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र क्या होता है? पृथ्वी के जल मंडल का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र को समुद्र होता है। तथा दोस्तों, अब 97% पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% जो भाग है वह समुद्री जल में होता है दोस्तों। तथा हम आपको बता दें लगभग 3% जल ही मानव के लिए शुद्ध है जो उपयोगी है। तथा दोस्तों, समुद्री जल ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है दोस्तों NaCl। अब दोस्तों, हम थोड़ा अब चर्चा करेंगे आपको पारिस्थितिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसके? पारिस्थितिक असंतुलन के बारे में।
पारिस्थितिक असंतुलन होता क्या है दरअसल दोस्तों, जब मानवीय या किसी कारणों के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति या सामंजस्य में जो कमी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक असंतुलन। इसके दो कारण बताया गया है। पहला कारण बताया गया है मूल कारण। मूल कारण में जैसे हो जाएगा दोस्तों वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से अर्थात होता है पेड़ पौधों की जरूरत से ज़्यादा मात्रा में कटाई। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे गौण कारण के, तो गौण कारण में आ जाता है जैसे दोस्तों मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनीयता, बाढ़, अकाल। फिर से दोस्तों सुनिएगा, पारिस्थितिक असंतुलन। पारिस्थितिक असंतुलन मतलब होता है जब मानवीय या कृत्रिम क्रियाकलापों के द्वारा जब पर्यावरण के जीवों में संतुलन की व्यवस्था भंग हो जाए तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक असंतुलन। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है मूल कारण, दूसरा है गौण कारण। मूल कारण में हो जाएगा दोस्तों वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का तात्पर्य होता है पेड़ पौधों की कटाई या जंगलों का विनाश। गौण कारण जो कि होगा, एक होगा मरुस्थलीकरण, दूसरा हो जाएगा वर्षा की परिवर्तनीयता। वर्षा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य होगा दोस्तों वर्षा का अनियमित होना अर्थात बेसमय की वर्षा। तथा दूसरा हो जाएगा दोस्तों बाढ़ और अगला हो जाएगा अकाल। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष दोस्तों एक ढंग से जैसे पर्यावरण असंतुलन ही होता है। चलिए इसमें देखते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक हो गया पर्यावरण अपकर्ष से तात्पर्य हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा हो जाएगा जैव विविधता की हानि तथा तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। इन सब में जब कुल मिला के बोला जाए तो पर्यावरण की हुई क्षति ही पर्यावरण अपकर्ष कहलाती है। आगे देखें दोस्तों, सौर विकिरण। सौर विकिरण के तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला हम चर्चा करते हैं जल चक्र में, अर्थात दोस्तों जल चक्र की प्रक्रिया में सौर विकिरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तथा दोस्तों जल के वाष्पीकरण में भी सौर विकिरण उपयोगी होता है तथा जल चक्र के चालन में भी सौर विकिरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का दोस्तों एक डायग्राम है जो जनरली आप समझिएगा इसको ध्यान से। शुरुआत करते हैं दोस्तों एकदम प्राथमिक स्तर से। चलिए दोस्तों, जैसे हम पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो खाद्य श्रृंखला का होता है तात्पर्य दोस्तों एक श्रेणी से या एक जीव से उत्पन्न खाद्य का दूसरे जीव में जाना, दूसरे से तीसरे जीव में जाना, अर्थात दोस्तों एक श्रेणी क्रम श्रृंखला होती है भोजन का जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ की बात करें, पेड़ पौधों की पत्तियों या फलों को जैसे एक जीव ये खाएगा और उसी जीव को क्या कौन खा सकता है, शेर। इसी प्रकार या एक ले कि पेड़ के जिराफ खाता है पेड़ के पत्तियों को और जिराफ को कौन खाता है दोस्तों, शेर। एक और उदाहरण ले दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें घास की तो घास में दोस्तों देखिएगा घास को खाता है दोस्तों टिड्डा। जी हाँ दोस्तों, घास को कौन खाता है, घास से होगा टिड्डा। टिड्डा को कौन खाते हैं, छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया को कोई जीव खाता है। तो दोस्तों एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला में भोजन का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा भी है जिसे आप खुद ही समझ लेंगे। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियों को खाता है हिरन, हिरन को खाता है बाघ। अब दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला का खाद्य जाल का तात्पर्य हुआ भोजन की एक मात्रा का एक प्राणी से दूसरे प्राणी का में स्थानांतरण ही खाद्य जाल कहलाता है। अब दोस्तों खाद्य श्रृंखला के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। खाद्य श्रृंखला में परिभाषा सर्वप्रथम बात करते हैं परिभाषा की। खाद्य में खाद्य की परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो वे खाद्य कहलाते हैं। दोस्तों वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का तात्पर्य होगा दोस्तों ऐसे जीव या जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हों वे सभी स्वपोषी कहलाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जंतु। जंतु क्या होंगे, खाद्य के लिए अन्य जीवों पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें हम जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, बकरी, हिरन इत्यादि।
अब दोस्तों थोड़ा सा आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम घास कहेंगे तो घास स्वपोषी है, जिसे हम उत्पादक भी कहते हैं। घास को खाने वाला सर्वप्रथम टिड्डा हुआ, जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। टिड्डा को खाता है मेढक, तो मेढक हो गया दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता, तथा मेढक को खाता है सर्प, तो दोस्तों हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। और दोस्तों सांप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तृतीय उपभोक्ता के एग्जाम्पल के तौर पर। आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे एक और आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के विषय में। जैसे दोस्तों घास क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। इसे हम क्यों स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि घास सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। घास को खाती है दोस्तों बकरी, तो बकरी आपकी हो जाएगी शाकाहारी। और दोस्तों शाकाहारी उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के लिए मांस को छोड़कर, अर्थात दोस्तों घास फूस इत्यादि पर निर्भर रहें, वे शाकाहारी कहलाते हैं। और बकरी के बाद दोस्तों तीसरा श्रेणी आ जाएगी आपकी मनुष्य। मनुष्य को सर्वाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों सर्वाहारी उपभोक्ता इन्हें क्योंकि ये कंदमूल घास फूस इत्यादि के साथ साथ मांस इत्यादि को भी खाते हैं। संक्षेप रूप में दोस्तों स्वपोषी वे होंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे घास पेड़ पौधे इत्यादि। शाकाहारी उपभोक्ता वे कहलाएंगे दोस्तों जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, वे सभी शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। सर्वाहारी उपभोक्ता की बात की जाए दोस्तों, वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के साथ साथ ही शाकाहारी उपभोक्ताओं पर भी निर्भर हो, वह सर्वाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आहार श्रृंखला। दोस्तों आहार श्रृंखला का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है उत्पादक। उत्पादक वे होंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे पेड़ पौधे शैवाल आदि। उपभोक्ता में हो जाएंगे दोस्तों जानवर मनुष्य आदि, अर्थात उपभोक्ता वे होंगे जो अपने खाद्य के लिए उत्पादक पर निर्भर रहें। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे वर्गीकरण की अपघटक। अपघटक में आते हैं कवक जीवाणु आदि, अर्थात जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं वे अपघटक या डिकम्पोजर कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम। दोस्तों समुद्री श्रृंखला का जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है। उल्टा होने का दोस्तों देखते हैं, जैसे इसमें हुआ शैवाल जो कि स्वपोषी होता है, घास को खाने वाली छोटी मछलियाँ हुई जो कि शाकाहारी उपभोक्ता कहलाई, तथा इन छोटी मछलियों को खाने वाला होता है बड़ी मछली जैसे ब्लू व्हेल इत्यादि, ये दोस्तों मांसाहारी उपभोक्ता कहलाए। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम का पिरामिड कैसा होता है, तो दोस्तों उल्टा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है प्राथमिक या पोषक उत्पादक। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वे सभी प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं पौधों के बारे में। हरे रंग के लवक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं की सहायता से प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वे सभी पौधे कहलाते हैं। तथा दोस्तों मुख्य प्राथमिक उत्पादक की बात की जाए तो ध्यान से सुनिएगा, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स अर्थात पादप्लवक होते हैं, उन्हें मुख्य प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब दोस्तों अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित हो जीव है चींटी। जी हाँ दोस्तों, यह अपघटक क्या होता है, चींटी क्या होता है, वह सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करता है तथा साथ ही साथ उपभोक्ताओं से भी अपने भोजन का निर्माण करता है। इसलिए चींटी को अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक।
दोस्तों तितली, तितली भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला, मुख्यतः सीटेट वगैरह के एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला हो गया, पुष्पी पौधों के परागण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तितली। संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करता है। आगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के प्रवाह के विषय में। चलिए दोस्तों, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है तथा पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा कहलाता है। आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य